हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए मैराथन क्लास लेकर के आ गया हूं दोस्तों। किसकी है मैराथन क्लास? तो मैराथन क्लास होगी आज आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था की। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी करा दिया, हिस्ट्री करवा दिया और भारतीय राज्य व्यवस्था कंप्लीट करवा दी है। जिन विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं जैसे कि रेलवे की, SSC की, बैंक की, पटवारी की या फिर रीट की या किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, इसलिए क्लास को अंत तक देखना। इस क्लास में अपने क्वेश्चन होंगे आज के 103 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन? 103 क्वेश्चन होंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार में जो है गत परीक्षाओं में पूछे गए वो प्रश्न में लेके आया हूं। तो इस क्लास को अच्छे से ध्यान से देखिएगा और अपने मित्रों को, भाइयों और बहनों को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है आज का, भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसे किस प्रकार से व्यक्त किया कर सकते हैं? तो मिश्रित प्रकार से इसे व्यक्त कर सकते हैं। किस प्रकार से? मिश्रित प्रकार से। तो आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की, इसका अर्थ क्या है? क्या अर्थ होता है कि यह मिश्रित अवस्था है, अर्थव्यवस्था है? तो इसका अर्थ होता है यानी कि यहाँ पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का अस्तित्व है। यानी कि सार्वजनिक जैसे कि सरकार, जैसे सार्वजनिक होती है यानी जो सरकार की तरफ से होती है, जैसे कि सार्वजनिक कोई भी इकाइयाँ चलती है सरकारी, और निजी जैसे किसी एक का बिजनेस है, जैसे कि कोई भी बिजनेस मान लीजिएगा आप, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री मान लीजिएगा या कोई टाटा इंडस्ट्री मान लीजिए, ये क्या है? निजी क्षेत्र की है। उसके अलावा जो सहकारी समितियाँ वगैरह ये सार्वजनिक है। तो आप इस प्रकार समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत है। तो आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत क्या है? तो सभी को पता होगा, आप सुनते होंगे कि विकसित देश, विकासशील देश। तो भारत किस प्रकार का एक देश है? तो भारत जो है विकासशील देश की गिनती में आता है, विकासशील राष्ट्र है। और जैसे अमेरिका हुआ, ये सब क्या है? विकसित देश है। क्या है? विकसित देश है। अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है आयात निर्यात बंद, यानी कि जहां पर आयात और निर्यात जो है बंद हो किसी देश में तो उसे क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्व प्रमुख क्या कारण है? तो आप बताइए, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्व प्रमुख क्या कारण है? तो इसका कारण है उपरोक्त सभी, यानी कि परंपरागत कृषि व्यवस्था, देश की विशाल जनसंख्या, उद्योगों का अल्प विकास। नेक्स्ट प्रश्न होगा, आर्थिक विकास का तात्पर्य क्या होता है? यानी कि आर्थिक विकास का अर्थ क्या है? इस प्रश्न का जवाब देंगे, इसका प्रश्न का उपयुक्त सभी, यानी कि घरेलू उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, आय का समान वितरण एवं आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र तो ये सभी है, जैसे कि कृषि हुई प्राथमिक क्षेत्र है, वन प्राथमिक क्षेत्र है, उत्खनन करते हैं प्राथमिक क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यानी कि जो सेवा क्षेत्र होता है जहाँ पर सेवा दी जाती है वो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका सभी को पता होगा, तृतीयक के अंदर आता है। किसके अंतर्गत? तृतीयक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है। तो भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है वो कौन सी संस्था करती है? तो वह करती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन जो शाखा है वो करती है आय की गणना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10वें नंबर का, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है। तो राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष कौन सा है? तो वह है 2011-12। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आय है। तो राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पादन, बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पादन क्या है? राष्ट्रीय आय है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। लगातार आपके लिए मैं प्रश्न करवा रहा हूं। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को आगे शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों को भी बताइएगा कि जो है मैराथन क्लासें स्टार्ट की जा चुकी है। ठीक है, कल साइंस की क्लास होगी। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? भारतीय राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सभी को पता होगा तृतीय क्षेत्र का, यानी कि सेवा क्षेत्र का है। किसका है? सेवा क्षेत्र का है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? यानी कि भारत की जो राष्ट्रीय आय कितनी है ये अनुमान किसने लगाया था? तो ये अनुमान लगाया था दादाभाई नौरोजी ने। किसने? दादाभाई नौरोजी ने लगाया था। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? कृषि, सेवा, उद्योग और स्थापना। तो किसका होगा? तो सभी का आंसर है सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र भी लिखा आ सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इंडिया विजन 2020 क्या है। इंडिया विजन 2020 क्या है, तो यह है एक योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है, तो बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जो है भारत में बेरोजगारी के आंकड़े को तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है, तो भारत में जो बेरोजगारी की जो किस्म है किस प्रकार की किस्म पाई जाती है, इसका जवाब है संरचनात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए प्रश्न क्या है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी कौन सी है, तो यह तो सभी को पता होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रचंड बेरोजगारी। प्रचंड बेरोजगारी क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है मैं बता दूं। जैसे काम की जैसे जरूरत आपकी खेती में 5 आदमियों की है, परंतु खेत में जो है काम करने वाले 10 लगे हुए हैं, तो जो 5 है वो प्रचंड बेरोजगारी, यानी कि उनको काम नहीं होते हुए भी जो है काम कर रहे हैं वहाँ पर, तो उनको काम को 5 आदमी कर सकते हैं परंतु फिर भी काम कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि काम नहीं है उनके पास और, तो इसलिए वो क्या है, प्रचंड बेरोजगारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है, तो किसका प्रयोग करता है, डीडीटी लकड़ा वाले जो सूत्र है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप सभी का, भारत में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दर किस क्षेत्र में सर्वोच्च रही है, भारत में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दर किस क्षेत्र में सर्वोच्च रही है, तो किस क्षेत्र में रही है, निर्माण में, किसमें, निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, अंत्योदय कार्यक्रम, तो इसका नाम सुना होगा अंत्योदय कार्यक्रम, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है गरीबों में सर्वाधिक गरीबी की मदद करना, गरीबों में सर्वाधिक गरीबी की मदद करना। अंत्योदय के तहत आपने सुना होगा गेहूँ मिल रहे हैं, क्या मिल रहा है, तो वो अंत्योदय हो गए। कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है, तो कुटीर ज्योति योजना का संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, तो 23 का सही जवाब है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मित्रों, मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI, मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है, तो किस अर्थशास्त्री की देन है, तो वो है महबूब उल हक, महबूब उल हक जो है उसकी देन है अर्थशास्त्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक मानव विकास सूचकांक में शामिल होते हैं, तो मानव विकास सूचकांक में क्या शामिल होते हैं, डी जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, ये सभी जो है मानव विकास सूचकांक में शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा कब प्रारंभ की गई थी, तो कब प्रारंभ की गई थी, फटाफट से इसका जवाब देंगे, 2 फरवरी 2006 को। कब की गई थी, 2 फरवरी 2006 को जो है प्रारंभ की गई थी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यानी कि 100 दिन का आपको गारंटी दी जाती है कि आपको रोजगार मिलेगा, ऐसा सुना होगा ना, ये पहले नारा था। अगला प्रश्न है, भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन था, तो 27 का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश यानी कि MP। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत निर्माण योजना संबंधित है, तो भारत निर्माण योजना किससे संबंधित है, भारत की ग्रामीण अधिसंरचना के विकास से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया था, यानी कि जो गांवों में सड़कें बनती है ना वो किसके तहत बनती है, वहाँ लिखा होता है बोर्ड में, आपने देखा होगा तो लिखा होता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो ये कब प्रारंभ की गई थी, यह योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो 29 का सही जवाब है 25 दिसंबर 2000 में। कब, 25 दिसंबर 2000 में जो है शुरू की गई थी, याद रखना इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई, 1 अप्रैल 2005 को, 1 अप्रैल 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य है,
भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य है उपरोक्त सभी राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, निर्धनता उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? किसकी होती है जिम्मेदारी? योजना आयोग की होती है। योजना है तो योजना किसकी होगी? जिम्मेदारी योजना आयोग की होगी। बिल्कुल सही है, आसान प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? यानी कि पंचवर्षीय योजना का जो अंतिम प्रारूप होता है उसे अनुमोदित कौन करता है? अनुमोदित कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना कब की गई? योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई। 15 मार्च 1950 को की गई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका तो सभी को पता होगा, पीएम होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है नीति आयोग का अध्यक्ष? तो प्रधानमंत्री। अगला है, भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई। तो भारत में जो है योजना आयोग की स्थापना की गई तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका मित्रों, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, पीएम। जैसे इस टाइम कौन है? नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो इसका जवाब हो जाएगा 1 अप्रैल 1951 को। कब? 1 अप्रैल 1951 को भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। उस समय कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बिल किस क्षेत्र पर था? तो सभी को पता होगा इसको तो बिल्कुल, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है आई थी तब सबसे ज़्यादा ध्यान और सबसे ज़्यादा जो बिल पास हुआ था वह किस पर था? मुख्य बल किस पर दिया गया था? तो 29 का दोस्तों 39% का सही जवाब है कृषि क्षेत्र पर, कृषि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? पहली कृषि पर थी, दूसरी किस पे थी? इसका जवाब फटाफट से देंगे, पीसी महानोबिस पर। किसने दी थी? आधारित थी, मॉडल पर आधारित थी। मतलब ये मॉडल किसने दिया था? ठीक है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर चेंज है प्रश्न में कुछ, तो किसने दिया था? पीसी महानोबिस। ठीक है, कुछ गड़बड़े इसमें, इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना अवकाश यानी कि प्लानिंग हॉलीडे था। भारत में योजना अवकाश यानी कि प्लानिंग हॉलीडे था, कब था? तो ये था 1966 में के सूखे के बाद, यानी कि 1966 के सूखे के बाद भारत में योजना अवकाश था। अगला प्रश्न होगा आपका, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो किसकी की गई? तो उसका सही जवाब है या सभी, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई। याद रखने का ना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गरीबी हटाओ आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य उद्योग निर्धारित किया गया था? तो सही जवाब क्या होगा? चौथी योजना। कौन सी? चौथी। चलो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था? तो कितना निर्धारित किया गया था? तो वो किया गया था 8% तक लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? तो इसका जवाब है क्या? 2012 से 17 तक, यानी कि 12 से 17 तक कौन सी योजना थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना। ये समय पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितने प्रतिशत वार्षिक दर निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया था? तो कितना किया गया था ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 8.2%। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर है? तो कौन सा कर है जो केंद्र सरकार लगाती है आपके ऊपर टैक्स कर?
तो ये सभी है, यानी कि सीमा शुल्क भी लगाती है, आय कर भी लगाती है, निगम कर भी लगाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो ये सभी हैं, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, तट शुल्क, तट कर। अगला प्रश्न, रेकी समिति का संबंध है, तो रेकी समिति का संबंध किससे है? अप्रत्यक्ष कर से। रेकी समिति का संबंध है अप्रत्यक्ष कर से। नेक्स्ट प्रश्न, बिक्री कर किसकी आय का महत्वपूर्ण भाग है? बिक्री कर किसकी आय का महत्वपूर्ण भाग है? तो वह है राज्य सरकार का। बिक्री कर किसकी आय का महत्वपूर्ण भाग है? राज्य सरकार का। अगला प्रश्न, भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है, तो भारत को अधिकतम जो आय प्राप्त होती है कर के माध्यम से, वह कहाँ से होती है? सही जवाब है निगम कर से। किससे? निगम कर से। अगला है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम आय की प्राप्ति होती है? तो 53 का सही आंसर हो जाएगा आय कर से। किससे? आय कर। नेक्स्ट प्रश्न, अगला है, राजा चेलिया समिति का संबंध है, राजा चेलिया समिति का संबंध किससे है? सी, कर सुधारों से। राजा चेलिया समिति का संबंध है कर सुधारों से। अगला प्रश्न है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, तो अभी 14वां नहीं है, ठीक है, अभी कौन है बताइएगा फटाफट से। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो आप कमेंट करके बता देना। 14वां नहीं है, यहाँ पर मैं अभी पूछ रहा हूँ अभी के जो वित्त आयोग के अध्यक्ष है वह कौन है, तो आपको कमेंट करके बताना है, फिर मैं बता दूंगा, नहीं तो ठीक है। 12वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में से राज्यों के लिए कितने प्रतिशत करों की सिफारिश की थी? ये प्रश्न भी नहीं आने वाला इस वर्ष, ठीक है, करंट का है। वेट किस प्रकार का कर है? तो वेट एक किस प्रकार का कर है, तो ये आपको बताना है। वेट किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष प्रकार का कर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वेट कब से लागू हुआ? तो भारत में जो वेट है वह कब से लागू हुआ? तो हुआ था 1 अप्रैल 2005 से। अगला है, भारत की विधि ग्रह मुद्रा है, तो भारत की विधि ग्रह मुद्रा कौन सी है? तो वह है रुपया। भारत की विधि ग्रह मुद्रा कौन सी है? रुपया, जिसका साइन किस प्रकार का है? इस प्रकार का चिन्ह होता है इसका। यूरो डॉलर अपनी है नहीं, पाउंड है नहीं। अगला है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? यानी कि जैसे कि मोदी जी आए थे, उन्होंने मुद्रा विनिमय मुद्रा का जो है उन्होंने चेंज कर दिया था, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मुद्रीकरण, विमुद्रीकरण। क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है, यानी कि वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है, क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है मुद्रास्फीति। क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है, तो मुद्रास्फीति से लाभान्वित कौन होता है? इसका जवाब है ऋणी। कौन होता है? ऋणी होता है। अगला प्रश्न, अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? तो 63 का सही जवाब है सी, 3 बार। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का केंद्रीय बैंक है, तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? सभी को पता होगा इस प्रश्न का कि अंग्रेजों के राज में की थी। कब? 1 अप्रैल 1935 को। कब की गई थी स्थापना? 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? तो क्या आपने कभी जिंदगी में खाता खोला था, या आपके संबंधियों ने किसी ने खोला था, या आपके जानकार ने किसी खोला था? नहीं खोला था। तो ऐसा कौन सा बैंक है जिसमें आपने कभी नहीं सुना कि उसमें मैंने खाता नहीं खुलाया? तो सभी का जवाब है सी ऑप्शन, RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये के छोड़ करके सब में RBI के अध्यक्ष के साइन होते हैं, गवर्नर के, पर 1 रुपये पे नहीं होते हैं। तो किसके होते हैं? फटाफट से जवाब दीजिएगा। वित्त सचिव, भारत सरकार के साइन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई जाती है। अगला प्रश्न, इंपीरियल बैंकों का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई? इंपीरियल बैंकों का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई? फटाफट से जवाब दीजिएगा, एकदम सटीक आंसर आना चाहिए सभी का।
1955 में 1955। तो बताइएगा आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं। अपने 70 प्रश्न होने वाले हैं, 69 हो चुके हैं, 30% और बचे हुए हैं मित्रों। बने रहिएगा क्लास में। और क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके बताओ। भारतीयों द्वारा सीमित देयताओं वाला संचालित पहला बैंक है, कौन सा बैंक है वह? अवध कॉमर्शियल बैंक। तो भारतीय सीमित देयताओं वाला संचालित बैंक है अवध कॉमर्शियल बैंक। अगला है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष की गई? 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या कितनी है? तो संख्या है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरसिंहम समिति संबंधित है, नरसिंहम समिति का जो है संबंध किससे है? तो सभी का आंसर है बैंकिंग संरचना सुधारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शेयर बाजारों पर नियंत्रण रखती है? तो कौन रखती है? शेयर बाजारों में जो है नियंत्रण, आप नाम सुनते होंगे कि शेयर बाजार आज इतना ऊंचा उठ गया, आज इतना गिर गया, ऐसा सुनते आए होंगे ना। तो उसका नियंत्रण कौन रखता है? फटाफट से कमेंट करके बताओ कौन रखता है? सेबी, याद रख लेना, सेबी रखता है दोस्तों, ठीक है। जैसे नाबार्ड कृषि वगैरह में ध्यान रखता है। तो इस प्रकार आप जानते हो ना, इनको याद रखा करो, कुछ न कुछ पूछा जाता है बार बार में बैंकों से संबंधित। फिर आ गए, देखो मैंने बोला था ना, आ गया प्रश्न। देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त सुविधा उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन है? तो कौन सी संस्था है? फटाफट से बताओ। मैंने बताया अभी, नाबार्ड है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है इससे संबंधित, इसलिए मैं बोल रहा हूँ याद किया करो ऐसे प्रश्नों को। और मैं बता रहा हूँ ना, इस वीडियो में से आपके 100% क्वेश्चन आएंगे। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो हुई थी 1982 में। कब हुई थी? 1982 में हुई थी, 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदड़िया एवं तेजड़िया, मंदड़िया एवं तेजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है? तो मंदड़िया और तेजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है? तो संबंधित है शेयर बाजार से। आपने काम किया हो शेयर बाजार में तो पता होता। टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम है, टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है मित्रों निक्की। क्या है? निक्की। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो भारत की जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? 2011 की जनगणना से एक न एक प्रश्न आपके जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्यों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि अभी 2021 की जनगणना नहीं हुई है मित्रों, ठीक है। तो इसलिए 2011 के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद कर लेना एक बार, कहीं से वीडियो देख लेना, यूट्यूब में पड़ी होगी बहुत सारी। सही आंसर है 1.21 अरब जनसंख्या है भारत की, देख लो 1.21, यानी कि 121 याद रखो, 121 अरब, 121 अरब मतलब पॉइंट लगा देना, फिर आप जानते हो यार, इतना सकते हो कर लेना, ठीक है। भारत में 2001-2011 ईस्वी के बीच जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितनी रही? तो कितनी दर रही? 17.7% की वृद्धि दर रही। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 स्त्रियों यानी कि 1000 महिलाओं पर पुरुषों की कितनी संख्या है? तो कितनी संख्या है फटाफट से बता दो। बी ऑप्शन 943 है, यानी कि कितने लड़कों को कमारा डोलना पड़ेगा? 57 लड़कों को है ना इधर उधर घूमना पड़ेगा, सोच लो ऐसी हालत हो गई है, ठीक है। 943 याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत थी? कितनी प्रतिशत थी फटाफट बताओ। 73%। कितने? 73%। सभी को बताओगा सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? ये तो सभी को पता होना चाहिए, अपने मुंह पे होना चाहिए इसका आंसर। तो कहाँ पर है? केरल में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनघनत्व कितना है? तो जनघनत्व पता होगा आपको, फटाफट से बता दो। किसका? 382, सभी को पता होगा 382, क्या 382 382 जो है जनघनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती है। अनुसूचित जनजातियां सर्वाधिक कौन से राज्य में निवास करती है? फटाफट से आंसर आना चाहिए। इसका जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश, एमपी में जो है अनुसूचित जनजातीय सबसे ज़्यादा निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
फटाफट से इसका तो जवाब दे दीजिएगा। आप एलिमिनेशन की मेथड लगा के कर सकते हो। सर्वाधिक जनसंख्या सभी को पता होगी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल, गलत। ठीक है ना, तो आपका आंसर ये होगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, केरल, सही है। सबसे कम लिंगानुपात वाला हरियाणा। तो आपका राइट आंसर हो गया यहाँ पर बी ऑप्शन, सभी को पता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपने कुछ प्रश्न बचे हुए हैं उनको भी कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। फिर से एक और सुमेलित असुमेलित वाला प्रश्न आ गया है, फटाफट से इसे भी बता दो। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम, बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राष्ट्र केंद्र प्रशासित प्रदेश कौन सा है, पुडुचेरी है, पुडुचेरी है दोस्तों। ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वह कौन सा है, लक्षद्वीप है। नेक्स्ट पर इसमें आपका जो है डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि सबसे कम जनघनत्व, नहीं, गलत। ठीक है, तो आपका जो है डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में जनसंख्या विभाजक दशक माना जाता है। जनसंख्या विभाजक दशक कौन सा माना जाता है, यानी कि जहाँ कमी होती है ना, वो वाला। तो 88 का सही जवाब क्या होगा मित्रों, बी 1991, 1921 जो है ये वाला माना जाता है। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट, जिसमें वर्दी नहीं होती ज़्यादा। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, फटाफट से बता दो इसको। तो 89 का सही जवाब है ऑप्शन है स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है। तो 90% का सही जवाब क्या होगा, सी ऑप्शन, ब्याज भुगतान। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्या है, आर्यन मल्होत्रा समिति का संबंध था। तो आर्यन मल्होत्रा समिति का संबंध था, किससे था, सही जवाब है बीमा क्षेत्र से। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। तो 92 का सही जवाब है बी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से। योजना पत्रिका का प्रकाशन होता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। तो भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से। कब से होता है, 1 अप्रैल से। तो सभी को याद रखना है वित्त वर्ष। अगला प्रश्न होगा, गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है। गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है। तो 1904 का सही जवाब है सरकारी प्रतिभूतियों से। गिल्ड एज्ड बाजार है सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है। 95 का जवाब है देवास में। कहाँ पर, देवास में। अगला प्रश्न होगा आपका, 10 रुपये या इससे ऊपर के नोट किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो किससे हस्ताक्षर, 1 रुपये का में तो सभी को पता है भारत सरकार का या वित्त मंत्री का होता है, परंतु आपको बताना है 10 रुपये से ऊपर के या 10 रुपये के नोट पे किसके सिग्नेचर होते हैं। 2 रुपये के में भी मान लो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, 2 रुपये से 2 रुपये 5 रुपये कोई से में भी, तो सभी का आंसर हो जाएगा भारतीय गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक का। जो भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है उसके सिग्नेचर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। फटाफट बताओ यार, ऐसे टाइम नहीं लगाते, जल्दी आंसर दो। 1949, 1949। अगला प्रश्न, निजी क्षेत्र में देश का पहला निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र यानी कि EPZ की स्थापना कहाँ की गई। तो कहाँ पर की गई, 98 का सही जवाब सूरत में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई। भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई, फटाफट आंसर दीजिएगा। 2 अक्टूबर 1975 को, 2 अक्टूबर 1975 को भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में। कहाँ पर है, लखनऊ में। लखनऊ कहाँ पर है ये भी बता दो, उत्तर प्रदेश में ना, ठीक है। मुद्रास्फीति की माप के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है। तो किस वर्ष को आधार वर्ष मानते हैं, 1993, 1994 को आधार वर्ष माना जाता है। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर है। तो प्रत्यक्ष कर कौन सा है, डी ऑप्शन, आय कर, संपत्ति कर, उपहार कर। ये क्या है, प्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न, भारत में सरकारी तौर पर आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है।
फटाफट से इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। तो दोस्तों आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आपको ये क्लास किस प्रकार लगी है फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। दोस्तों आपको जोश और उमंग के साथ लगातार आगे से आगे पढ़ाई करनी है, ताकि आने वाले समय में आप जॉब कर पाएं, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा कर पाएं। इसी के साथ अपन जो है लगातार आपको वीडियो दे रहे हैं, और आपको है आपका फर्ज ये बनता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने, जहाँ से क्वेश्चन मिले, जिस यूट्यूब चैनल से, जिस बुक से क्वेश्चन मिलते हैं, आप सबको पढ़ डालिएगा, सबको छोड़िएगा नहीं बिल्कुल भी। और आपको जो है एक न एक दिन आपको सफलता मिल जाएगी। तो आपको मैं गारंटी देता हूं, सफलता का राज एक ही है। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, आपको यदि माइनस मार्किंग है तो आपको ज़्यादा माइनस मार्किंग नहीं करनी है, नहीं तो आपके गलत क्वेश्चन हो जाएंगे और आप जो है जहाँ पास होने की उम्मीद है वहाँ पर पास नहीं होंगे। या आपने देखा होगा ज़्यादा तुक्के लगाते हैं ना, वो सही नहीं निकलते क्वेश्चन। तो इस प्रकार आपको जो है मैं कुछ मोटिवेशनल भी देता रहता हूं दोस्तों, और आप भी जो है अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा कि हम जो है इस वीडियो में और क्या सुधार कर सकते हैं आप जैसे विद्यार्थियों के लिए, ताकि आपको जो और फायदा मिल सके, आपको जो है सफलता के नज़दीक हम पहुंचा सकें, सफलता दिला सकें आप जैसे विद्यार्थियों को। तो धन्यवाद मित्रों, आप जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो उसकी लगातार तैयारी करते रहिएगा, बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। जब तक दोस्तों अपन स्वयं जो है हार नहीं मान लेते, तब तक अपन को जो है भगवान भी नहीं हरा सकता। कौन? भगवान भी नहीं हरा सकता। भगवान भी अपने साथ रहेगा कि हाँ बंदा अब तक जो है तैयारी कर रहा है, अभी कोशिश कर रहा है, अभी कोशिश से हटा नहीं है। जब तक पीछे नहीं हटोगे तब तक आपको कोई नहीं हटा सकता। तो इसलिए आपको लगातार मेहनत करती हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, और आप सभी लगातार पढ़ते रहिए। उसके लिए बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। जय हिंद।